शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझे कमरे से निकाल दिया और देवर के कमरे में भेज दिया। मगर उस वक्त जान निकल गई जब देवर ने मुझे, मैं एक प्राइवेट अस्पताल में आया का काम करती थी, मेरे बाप का पता नहीं था। पति ने जब मुझे देवर के पास भेजा तो देवर की नज़र मेरी कमर पर पड़ी और उसने मेरी जान निकाल दी। जब अपने पुलिस दोस्त को भी बुलाकर पूरी रात दोनों ने मिलकर, मैं तो बस कांपती रही। मेरा नाम रेखा है। मेरी शादी तय हो चुकी थी। इस दुनिया में माँ के सिवा मेरा और कोई नहीं था। जब से मैं होश संभाला सिर्फ माँ को ही देखा है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे पापा कौन हैं। जब मैं अपनी माँ से पूछती तो वह रोने लगती और आंसू बहाने लगती। मेरे पापा पता नहीं जिंदा है भी या नहीं। पर अब जब मेरी शादी तय हो चुकी है तो मैंने माँ से कहा, माँ, मैंने तुमसे कई बार बचपन से एक ही सवाल पूछा है कि मेरे पापा कहाँ हैं, पर आपने तो मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया। वह जिंदा भी है या इस दुनिया में नहीं है, या है तो कहाँ पर है? मुझे भी तो जानने का हक है ना। और अब जब मैं शादी करके ससुराल जाऊंगी और कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगी उनको? यह राज क्या आप अपने साथ ही लेकर जाना चाहती हैं? मुझे आज तक हजारों लोगों ने पूछ लिया कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, पर हमेशा ही मेरा मुंह बंद हो जाता है। पर इस बार भी माँ ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा, मैं ही तुम्हारी माँ और पापा हूँ, मैंने ही तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तो आखिर तुम यह सवाल बार बार मुझसे क्यों पूछती हो? मैंने मन ही मन सोचा, क्योंकि मेरी माँ जवाब नहीं देती इसलिए बार बार यही सवाल पूछती हूँ। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने पूरा घर छान मारा। मेरे पापा की कोई भी तस्वीर मुझे नहीं मिली थी। मैंने कभी भी अपनी माँ को किसी रिश्तेदार के यहाँ भी जाते हुए नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा और कौन कौन है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरी माँ आया का काम करती है और वहाँ एडमिट मरीजों की देखभाल बहुत ही ईमानदारी के साथ करती है। इसलिए जब भी मरीज अस्पताल से रिलीज होकर घर जाते तो उन्हें कुछ बख्शिश दे जाते और साथ ही अस्पताल वाले भी आया की ड्यूटी के पैसे देते हैं। उसी से हमारा घर चला है। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया ताकि मैं कुछ बन सकूं। हालांकि मुझे पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक नहीं था, तो इंटर पढ़कर मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। मेरी माँ ने उसी अस्पताल में मुझे भी आया के काम में लगा दिया और वही मुलाकात हुई थी मेरी होने वाली सास से, जो कि वहाँ एडमिट थी। उस वक्त मेरी नाइट ड्यूटी थी और मैं रात 8 बजे उनके पास आ जाती और सुबह 8 बजे तक उनके पास रुकती थी। उस समय शायद उनका बेटा उनसे मिलने आए। मैं अपने घर चली आई थी, लेकिन जब वह रिलीज होने वाली थी तो मुझे बख्शिश देने की जगह पर अपने बेटे के लिए मेरे साथ रिश्ते की बात करने लगी। यह बात सुनकर तो मैं बिल्कुल चौंक उठी थी, क्योंकि शक्ल सूरत से तो वह लोग काफी अमीर थे और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो आखिर एक अस्पताल की मामूली आया के साथ वह अपने बेटे की शादी क्यों करवाना चाहती थी? यह सोच सोच कर तो मेरा बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने मुझसे मेरा फोन नंबर मांग लिया था और फोन करके उन्होंने मेरी माँ के साथ बात की थी। और एक दिन वह लोग मेरे घर पर आ गए थे। एक बड़ी सी कार लेकर मेरी सास रिश्ते की बात करने के लिए आई थी। और हम तो एक मामूली सी गरीबों वाली मोहल्ले में रहते थे, जहाँ किसी के पास भी कार नहीं थी। ज्यादातर लोगों के पास तो साइकिल या बाइक तक नहीं थी और ऐसे मोहल्ले की लड़की को वह अपनी बहू बनाना चाहती थी। उन्होंने हमारी शादी की तारीख भी तय कर दी थी और मेरे लिए एक खूबसूरत सा लाल लहंगा और कुछ गहने भी भेज दिए थे। उस लहंगे और चूड़ियों को देखकर तो मैं खिल उठी थी, क्योंकि देखने से ही लग रहा था कि लहंगा काफी महंगा है। मेरी माँ अपनी बचाई हुई कमाई से किसी तरीके से मेरी शादी का इंतजाम कर रही थी। उन लोगों ने कह दिया था कि शादी में आप लोगों को खर्च करने की जरूरत नहीं है, शादी का हॉल और खाने पीने का इंतजाम हम कर लेंगे। उन्हें पता था कि हम गरीब हैं और हमारे बस की बात नहीं है इतनी बड़ी शादी करवाने का, तो सारा इंतजाम मेरे ससुराल वालों ने ही कर दिया था। उन्होंने पार्लर वाली को भी भेज दिया था, जिसने मेरा बहुत अच्छे से मेकअप कर दिया था। मैं हमेशा ही अपनी शादी के दिन खूबसूरत दिखना चाहती थी, जैसे कि हर लड़की का सपना होता है। जैसे ही मैंने अपना चेहरा आईने में देखा तो मैं किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उस पार्लर वाली औरत ने मेरा ऐसा मेकअप किया था कि मैं पहचान में ही नहीं आ रही थी। और फिर हम शादी के हॉल में गए और 7 फेरों के साथ हम दोनों की शादी हो गई। सिंदूर लगाए, घूंघट ओढ़े मैं अपने ससुराल में आ गई थी और उनकी ओर से सारी रस्म शुरू हो गई थी। मेरे ससुराल में मेरी सास, देवर और मेरे पति थे। मेरे ससुर जी की मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। जितने भी सगे संबंधी आए थे सब मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे थे। मैं उन्हें अपनी माँ के बारे में बताती कि कैसे उन्होंने मुझे बड़ा किया है, पर जब वह मेरे पापा के बारे में पूछते तो मेरा मुंह बंद हो जाता।
जाता। मैं बस यही कहती कि मेरे पापा को कभी नहीं देखा और मेरे चेहरे पर छाई उदासी को देखकर वह आगे कुछ नहीं पूछते। पापा को तो मैंने कभी नहीं देखा, पर अब मेरे सामने एक मर्द है जो कि मेरे पति है। शायद पापा की जो कमी रह गई थी वह मेरा पति पूरा कर दे। सारे रीति रिवाज से मैं बहुत थक चुकी थी, फिर भी मैं मुस्कुरा रही थी और वह लोग जो जो बोल रहे थे वही कर रही थी ताकि किसी को भी बुरा न लगे या कोई ऐसा न सोचे कि लड़की नखरे वाली है। तभी वहाँ आई हुई एक मेहमान के ऊपर मेरी नजर पड़ी। वह औरत तो मेरी माँ की ही उम्र की होगी। वह बहुत ही अजीब निगाहों से मुझे घूर रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वह मुझसे परेशान क्यों है, इस तरीके से मुझे क्यों देख रही है। रिसेप्शन की छोटी सी पार्टी भी रखी थी। पार्टी खत्म होने के बाद मेरी सास मुझे अपने कमरे में लेकर आई। मैं उन्हीं का दिया हुआ लाल लहंगा पहने हुए थी। अब इस लहंगे का बोझ मुझे भारी लगने लगा था और लगने लगा था कि मैं कब थोड़ी सी आराम करूं। मेरी सास मुझे फूलों से सजी बेड पर बैठा दिया और बैठे बैठे अब मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। मेरे पति को मैंने अस्पताल में देखा था जब मेरी सास वहाँ एडमिट थी। वह बिल्कुल सूट बूट में अपनी माँ से मिलने आते थे और मैं तो साधारण सा सलवार कमीज जो कि एक आया की यूनिफॉर्म थी पहनकर रहती थी। शायद उन्होंने मुझ पर कभी गौर भी नहीं किया होगा, तो आखिर इतने रईस आदमी होकर मुझे शादी करने का फैसला उन्होंने कैसे लिया और शादी से पहले मुझे एक बार भी मिले तक नहीं। मेरी सास ने मुझे बस अपने पति की फोटो दिखा दी थी जिससे मुझे लगा था कि यह वही शख्स है, पर वह कभी खुद मुझे देखने नहीं आए थे। बस सास ने मेरी माँ से मेरी एक तस्वीर ले ली थी। मैं देखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, बल्कि मामूली सी नॉर्मल लड़की हूँ। फिर आखिर क्या देखकर उन्होंने मुझे पसंद किया, यह बात मैं सोच सोच कर अपना वक्त काट रही थी। पर मुझे यहाँ बैठे बैठे 1 घंटे हो गए और मेरे पति अब तक कमरे में नहीं आए थे। मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं वहीं पर सो गई। अचानक दरवाजे की आहट हुई तो मेरी नींद खुली और मैंने देखा 2 घंटे और बीत चुके थे। तभी दरवाजा खोलकर मेरे पति अंदर आने लगे। मुझे इतनी हैरत हुई कि मैं उन्हें देखते ही रह गई। उसकी वजह यह थी कि वह कमरे में अकेले नहीं आए थे, बल्कि उनके साथ वह औरत भी थी जो रस्मों के वक्त मुझे अजीब निगाहों से घूर रही थी और मुझे देखकर बहुत परेशान हो गई थी। मेरी सास ने बताया था कि मेरी मौसी सास है और मुंबई में रहती है। तभी मेरे पति मेरे पास आए तो मैं खड़ी हो गई और उनसे पूछने लगी कि इतनी रात को मौसी जी को हमारे कमरे में लेकर क्यों आए हैं, आखिर क्या बात हो गई है। मेरे पति ने एक ऐसी बात कही कि मेरी जान ही निकल गई। कहा इसी वक्त कमरे से बाहर निकल जाओ वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यह बात सुनकर तो मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। आज हमारी सुहाग रात है और मेरे पति मुझे कमरे से बाहर क्यों निकाल रहे हैं। मैंने पूछा आखिर क्या बात है, मैंने क्या गलती कर दी है। मेरे पति ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे पकड़कर धक्के मारकर कमरे से निकाल दिया और दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। उस औरत के साथ मेरे पति कमरे में थे और मैं परेशान होकर वहीं पर बैठ गई, रोने लगी थी। अभी भी मैं दुल्हन के लहंगे में ही थी और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उस औरत ने आखिर मेरे पति से ऐसा क्या कहा होगा कि शादी के बाद यह सब कुछ मेरे साथ, यही सब सोच रही थी कि तभी वहाँ कोई आ गया। मैं इतनी डर गई थी कि मैं अपना सिर उठाकर देखना भी नहीं चाहती थी, पर जैसे ही मैंने अपना सिर ऊपर उठाया तो मेरा देवर मेरे सामने खड़ा था। वह मुझे देखकर चौंक गया और कहा भाभी आप इस तरीके से यहाँ पर क्यों बैठी है और क्यों रो रही है। मैं रोने लगी तो वह मुझे कहीं ले जाने लगे। मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी और सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर एक कमरा आया। उसने कहा आप यहीं बैठिए, मैं अभी आता हूँ। वह मुझे बैठाकर कहीं चले गए थे। मैं जब दरवाजे से झांक कर देखा तो मेरे पति के कमरे में जा रहे थे। मेरे देवर को आने में देर हो रही थी तो मैं वहीं बेड पर बैठे लेट गई। करीब रात को 2 बजे अचानक ही मेरी नींद खुली क्योंकि मुझे किसी के कदमों की आहट आई थी। ऐसे ही मैं बहुत ही हल्की नींद से सो रही थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अंदर से परेशान थी। मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो सोची कि आखिर इतनी रात को देवर वापस आ गया क्या या फिर मेरे पति आए हैं। तभी किसी ने कमरे की लाइट जलाई। कमरे में देवर थे और साथ में एक उनका दोस्त था जो कि पुलिस के
वर्दी में था। वह दोनों बहुत ही अजीब नज़र से मुझे देख रहे थे। मैं किसी तरीके से उठकर खड़ी हो गई और घबराहट से मेरी हालत बहुत खराब होने लगी। तभी मेरे देवर मुझे पकड़ लिया और मेरे कमर पर हाथ देकर कुछ देखने लगा। उसने कुछ अपने पुलिस दोस्त को इशारे से कहा और दोनों मिलकर पूरी रात मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मैं पूरी रात कांपती रही और उसके बाद एक पल के लिए भी मैं नहीं सो पाई। वह लोग मुझे कुछ सवाल पूछ रहे थे। मैं काफी डर गई थी। वो मुझसे चाहते क्या है? वह मेरे पास आए और मेरे हाथों को रस्सी से बांध दिया और मैंने कोई विरोध भी नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से मेरी माँ ने मेरी शादी करवाई है और मुझे हर हाल में यह रिश्ता निभाना है, नहीं तो मेरी माँ टूट जाएगी, जीते जी मर जाएंगी, क्योंकि वह बहुत ही मुश्किलों से मुझे बड़ा किया। अपने पापा की कमी कभी मुझे महसूस नहीं होने दी और अब अगर मेरे पति मुझे तलाक दे दे तो यह बात शायद वह नहीं सह पाएंगी। मैंने कहा, देवर जी, आखिर यह सब क्या हो रहा है? आप लोग मेरे साथ यह सब कुछ क्यों कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उन्होंने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आप यहाँ तब तक बंधी रहोगी जब तक अपने बाप का पता न बता दो। यह बात सुनकर तो मैं बिल्कुल ही चौंक गई। मैंने कहा, मुझे खुद भी नहीं मालूम है मैं आपको क्या बताऊंगी। जब से मैं होश संभाली हूँ मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तभी उन्होंने एक फोन निकाला और कहा, फिर अपनी माँ को कॉल करो और उन्हें बुलाओ। तुम्हारी माँ को तो पता होगा ना तुम्हारे बाप के बारे में, या फिर ऐसे ही किसी के साथ सोई थी वह? कैसे तुम्हारा बाप के बारे में कुछ नहीं पता? यह सुनकर तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उन्होंने मेरे बाप का नाम राकेश कुमार बताया था, पर ऐसा आदमी दुनिया में मौजूद भी है या नहीं मुझे नहीं पता। हर घर में तो मरे हुए इंसान की भी तस्वीर रहती है, तो आखिर मेरे पापा की तस्वीर मेरे घर पर क्यों नहीं? मैंने फोन करके अपनी माँ को सारी बातें बता दी थी और मुझे पता था कि मेरी माँ मुझे लेने आएंगी, पर वह नहीं आई। रात से सुबह हो गई थी। मैंने अपनी माँ से कहा था कि इन लोगों ने मुझे बंद करके रखा है, तब तक मुझे नहीं खोलेंगे जब तक आप उन्हें मेरे पापा के बारे में नहीं बताती। मेरी माँ ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था और कॉल भी काट दिया था। सुबह देवर कमरे में आया और मुझे कुछ खाने को दे दिया। उन्होंने मेरी रस्सी खोल दी थी और कमरे को बाहर से लॉक कर दिया था। खाना खाकर वही मैं बिस्तर पर लेट गई और सो गई। अब तक मेरे शरीर में वह शादी वाला लहंगा और जेवरात थे और पता नहीं मेरे ससुराल में क्या नाटक चल रहा था। दोपहर को मेरी सास कमरे में आई। मैंने कहा, माँ, यह सब क्या चल रहा है? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे घर पर गई थी तुम्हारी माँ को लेने, पर तुम्हारा घर लॉक था। आसपास के लोगों ने बताया कि तुम्हारी माँ सारा सामान पैक करके वहाँ से भाग गई है। यह बात सुनकर तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मैंने अपनी माँ से कहा था कि मैं मुसीबत में हूँ, फिर भी वह सब सामान लेकर क्यों भाग गई? मैं सास की तरफ देखने लगी और कही कि मुझे भी तो कुछ बताइए, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी सास ने मुझे कुछ कपड़े दिए और कहा, इन्हें पहन लो और फिर नीचे आ जाओ। मैंने अपने कपड़े बदल लिए और तैयार होकर नीचे आ गई क्योंकि मुझे यह जानना बहुत जरूरी था कि मेरे साथ पिछले कुछ घंटों से चल क्या रहा है। जब मैं नीचे आई तो मेरी सास, मेरे पति, मेरे देवर और मौसी सास बैठी हुई थी। मैं चुपचाप वहाँ पर बैठ गई, पर मेरे दिमाग में लाखों सवाल घूम रहे थे। तभी मेरे पति मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ा। इससे पहले कि मैं कुछ पूछती, वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। साथ में मौसी भी थी। मुझे धक्के मारकर गाड़ी में बैठा दिया और मुझे उस अस्पताल में लेकर आए जहाँ मैं काम करती थी। यहाँ तो मैं सारे लोगों को जानती हूँ। अगर मेरे पति ने मेरे साथ बदसलूकी की तो यहाँ मेरी काफी इंसल्ट हो जाएगी, पर वह जाकर सीधे किसी डॉक्टर से मिले और उसने न जाने क्या बात की। थोड़ी देर बाद एक नर्स आई और मुझसे कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने लगी। मैं उसको अच्छे से जानती थी क्योंकि मैं उसके अंडर में काफी टाइम से काम कर चुकी हूँ। जब मैं उससे पूछी कि आखिर यह सैंपल किस वजह से ले रही हो, तो उसने जो कहा वह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब से मेरे पापा का क्या संबंध है। मेरी माँ भागकर कहाँ चली गई है। तभी नर्स ने मुझे मेरे कपड़े उतारने को कहा और मेरी तस्वीर लेने लगी।
उसके बाद मैं कपड़े पहनकर बाहर आई। मेरे पति फिर से मुझे अपने घर पर लेकर आ गए थे और मुझे देवर के हवाले कर दिया था। देवर मुझे घसीटते हुए फिर से ऊपर वाले कमरे में लेकर गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। पूरे 3 दिनों तक मैं उसी कमरे में बंद थी और इस 3 दिन के दौरान मेरे पति मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। बस देवर आता कमरे में और मेरी देखभाल करता। 3 दिनों बाद उन लोगों ने मुझे फिर से हॉल में बुलाया। मेरी सास ने कहा कि यह गीता मौसी को सालों पहले एक बेटी हुई थी, पर वह और मौसा जी दोनों ही एक बड़ी कंपनी में काम करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बच्ची को संभालने के लिए एक आया रख ली थी। आया बहुत ही प्यार से बच्ची को संभालती थी, पर एक रोज घर में एक गुंडा घुस आया। जब यह लोग बाहर थे और बच्ची आया के पास थी और उस गुंडे ने बच्ची को किडनैप कर लिया और वहाँ से लेकर चला गया। आया ने उन्हें फोन किया तो वे घर पर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किडनैपर्स ने फोन करके लाखों रुपए की डिमांड की थी, लेकिन तभी उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट कर दी थी और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया कि वह गुंडा उस आया का ही पति था और वह आया इससे पहले भी जहां काम कर चुकी थी वहां पर इस तरह का हादसा हो चुका है। पुलिस उनके घर पर पहुंच चुकी थी, पर उस आया को या उस गुंडे को कभी नहीं ढूंढ पाई। वह लोग फरार हो चुके थे और उनकी बेटी भी उन्हें कभी नहीं मिली। मेरी सास की यह सारी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत घबराने लगा था, क्योंकि मेरी माँ भी तो आया है। मेरी सास की कहानी की आया कहीं मेरी माँ तो नहीं और वह बच्ची मैं तो नहीं, क्योंकि नर्स ने बताया था कि वह मेरा डीएनए टेस्ट करवा रही है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह गुंडा कहाँ है जिसने उस बच्ची को किडनैप किया था? मेरे चेहरे की परेशानी देखने के बाद मेरी सास ने कहा, इसलिए हम तुम्हें अस्पताल लेकर गए थे तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाने। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही वही बच्ची हो और अब वह टेस्ट का रिपोर्ट हमारे हाथ में आ चुका है। मैंने कहा, क्या मेरी माँ ही वह आया थी? मौसी ने कहा, हाँ वही वह जल्लाद औरत थी जिसने मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया। दुआ करो कि डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए, नहीं तो तुम्हारी क्या हालत होगी तुम सोच भी नहीं सकती। तभी हॉस्पिटल से एक आदमी वहाँ पर आया और रिपोर्ट्स निकालकर पढ़कर सुनाने लगा। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। पता नहीं टेस्ट में क्या रिजल्ट आया होगा। उस आदमी ने पढ़कर बताया कि यह दोनों माँ बेटी नहीं है, यानी यह औरत मेरी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। मेरे पति गुस्से में आकर पुलिस को फोन करने लगे। मैंने कहा, रुक जाइए, ऐसा कुछ मत कीजिए, शायद अपने घर पर तलाशी लेकर हमें कुछ सुराग मिले। लेकिन मेरे पति ने मेरी एक न सुनी और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया था। उन्हें लगा था कि मेरी माँ को पकड़ने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं है। उसने यह बात न्यूज़पेपर में भी छपवा दी थी और टीवी में भी मुझे दिखाने लगे थे। मेरी माँ जहाँ भी होगी यह खबर जरूर देख चुकी होगी कि पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि मेरी माँ और बाप एक क्रिमिनल है। दरअसल पुलिस ने मेरी माँ और पापा को ट्रैप करने के लिए ही यही चाल चली थी और पुलिस ने इस काम के लिए मेरी मदद मांगी थी। मेरे ससुराल वाले यही चाहते थे तो मैं उनकी बात मान गई थी। करीब 7 दिनों के बाद मेरे पति आए और पुलिस स्टेशन से छुड़ा कर मुझे घर पर ले गए थे। मैंने रास्ते भर कुछ नहीं पूछा, पर मेरे मन में यही सवाल था, क्या मेरी माँ मिल गई है? क्या मेरे बाप ने आत्मसमर्पण कर दिया है? पर मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। शादी के बाद से ही हमारे रिश्ते में करवाहट बची हुई थी। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा वहाँ पर मेरी माँ मौजूद थी। माँ को देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं वहाँ जाकर चुपचाप बैठ गई। इन सब चीजों से मैं बहुत थक चुकी थी और बिना किसी कसूर के मैं यह सब कुछ झेल रही थी। पता नहीं किस लिए मैं यह सब कर रही थी। सब लोग मेरी माँ की तरफ देख रहे थे तो मेरी माँ ने बोलना शुरू किया तो सारे लोग हैरान रह गए और मेरे आंखों से आंसू आ गया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बाप एक मेरी मौसी सास ने कॉल करके मौसा ससुर को भी बुला लिया था। कुछ ही घंटों में मौसा जी मुंबई से फ्लाइट लेकर घर पर आ चुके थे। जब उन्होंने मेरी माँ को देखा तो उनके चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। मौसा जी को देखने के बाद मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझे लगा मैं इनकी जान ले लूं। दरअसल यही आदमी मेरा बाप है। जब मेरी माँ वहाँ पर आया का काम करती थी तो मेरी माँ की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्होंने मेरी माँ के साथ गलत काम किया था। लेकिन जब मेरी माँ को पता चला कि वह गर्भवती है तो यह बात मौसा जी को बताई थी तो वह माँ को काम से निकाल देना चाहता था। मेरी माँ ने यह बात अपने भाई से कही थी और उनके भाई ने गुस्सा होकर उनकी बच्ची को किडनैप कर लिया था और किडनैपिंग की रकम भी इसी वजह से मांगी थी ताकि उस रकम से मेरी परवरिश हो सके।
पर उन्होंने पुलिस को बुला लिया और मामला बिगड़ चुका था। मेरी माँ और मामा ने इससे पहले कभी भी किसी बच्ची को किडनैप नहीं किया था। मौसा जी ने पुलिस से कहकर झूठी बात फैला दी थी। उनके भाई उस बच्ची को लेकर भागते फिर रहे थे और उस बच्ची को किसी अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया था। फिर एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी थी। मेरी माँ मुंबई से भागकर पुणे आ गई थी और प्राइवेट हॉस्पिटल में आया का काम ले लिया था और बहुत ही मुश्किलों के साथ उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी माँ बिल्कुल ही बेकसूर थी। अब जब मुझे अपने बाप का पता लग चुका था तो मैं उन्हें अपनाने को तैयार नहीं थी। मेरी मौसी सास को अपनी औलाद का कभी भी पता नहीं चल पाया क्योंकि वह राज मामा को ही पता था कि बच्ची को कहाँ छोड़ा है, जो कि उनकी मौत के साथ हमेशा के लिए एक राज बन गया। मेरे पति ने मुझसे माफी मांग ली थी, पर कहते हैं पहला इम्प्रेशन ही आखिरी इम्प्रेशन होता है। मेरे पति ने मेरे साथ जिस तरह की बदसलूकी की थी, मेरे दिल में वह गहरा जख्म छोड़ गया था। मुझे उनको माफ करने में 6 महीने लग गए थे और मैंने नर्सिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने पैरों पर ही खड़ी रहूं, चाहे मेरे ससुराल वाले कितने भी अमीर क्यों ना हों। धीरे धीरे सबके साथ मेरा रिश्ता ठीक हो गया, पर मैं अपने बाप को कभी भी नहीं अपना सकी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।